हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा दोस्तों। दोस्तों, आपको इस वीडियो में 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा रीट के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्लास 1 से 5 तक का जो है दोस्तों सिलेबस क्या होता है। सब्जेक्ट्स होंगे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 और मार्क्स होंगे 30 दोस्तों। लैंग्वेज 1 जिसमें से आप एक चुन सकते हैं हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 2 होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। अगला है मैथमेटिक्स, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और मार्क्स 30 होंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं और मार्क्स भी 150 हैं दोस्तों। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट का, यानी 185 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है। तो यह अर्थ है दोस्तों ऑप्शन बी का, पूर्व संचालन का दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आपको बता दें, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जवाब होगा पूर्व संचालन। ठीक है, आगे देखते हैं कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किसकी आयु पर। तो ये होता है दोस्तों जब बच्चा जो है 11 वर्ष का हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। जो कथन असत्य है वो हमें बताना है। तो इनमें से सत्य नहीं है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, बल्कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, आगे देखिए कि विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का प्रकार है। तो दोस्तों ये पारिवारिक कारक भी होते हैं इसमें शामिल, विद्यालय कारक भी और संतान संबंधी कारक भी, तीनों ही प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त भी। ठीक है दोस्तों, आगे है कि अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन हमें बताना है दोस्तों। तो इसमें असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन डी कि विकास लंबवतः होता है। दोस्तों आपको बता दें, जो विकास होता है बालक का वो लंबवतः न होकर वर्तुलाकार होता है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे है कि संवेगों का विकास
जन्म से ही अंग के समान होता है, यह विचार किसका है? तो ये विचार है दोस्तों स्पीज का। आपको बता दें, स्पीज ने अपनी पुस्तक चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखा है कि संवेग का जन्म से ही अंग के समान विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? तो दोस्तों इसमें मददगार साबित नहीं होता वो है बुद्धि, ऑप्शन डी। मूल व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, ये सभी शामिल होती हैं, ये मददगार साबित होती हैं, लेकिन बुद्धि साबित मददगार नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो बालक के अधिगम को दोस्तों वो अनुकरण अधिगम अधिक प्रभावित करता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अनुकरणात्मक अधिगम के अंतर्गत बालक उस व्यक्तित्व में सर्वाधिक प्रभावित होता है जिसे वह आदर्श रूप में स्वीकार करता है। यानी जैसे वो देखेगा, बालक जिस प्रकार के व्यक्तित्व को देखेगा उसी जैसा बनना चाहेगा। तो ये होती है दोस्तों अनुकरण अधिगम विधि। ठीक है, आगे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड बिल्कुल काले रंग के होते हैं? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं दोस्तों, और जिनमें काले जो कार्ड है वो होते हैं 5। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। 5 बिल्कुल काले रंग के, 2 लाल व काले तथा 3 अनेक रंगों के होते हैं। तो टोटल होते हैं 10 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य जो नहीं है कथन वो है ऑप्शन डी की यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ये बात बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे है 11वां प्रश्न कि किस मनोवैज्ञानिक ने 130 बुद्धि लब्धि से अधिक के बालक को प्रतिभाशाली बालक कहा? ये कहा क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो ये करेगी दोस्तों कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, जिसमें बच्चे देख सकें जो करवाया जा रहा है, ताकि वो अच्छे से समझ सकें उस बात को। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, आगे प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो सत्य है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कि प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि फ एवं व मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो ये दोस्तों प्रत्यक्षीकरण की, ऑप्शन सी। जब बालक इन ध्वनियों का ठीक प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है तो वह इनमें अंतर नहीं कर सकता है दोस्तों।
तो प्रत्यक्षीकरण की समस्या इसमें आती है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। आगे अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो अध्यापक बच्चों की आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। तो चिंतन जो होता है दोस्तों, वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि निम्न चित्र उदाहरण है। जो आपको चित्र दे रखा है दोस्तों, किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन आपके रेखा चित्र का, मॉडल का, प्रत्यय मानचित्र का, या बिंदु रेखीय चित्र का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है आपका प्रत्यय मानचित्र का, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न में दिया गया चित्र प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है, क्योंकि प्रत्यय मानचित्र में उन प्रत्येक कारकों की स्थिति को दर्शाया जाता है जो उस वस्तु विशेष से संबंधित होते हैं, तथा उनकी अनुपस्थिति में वस्तु विशेष की पूर्ण व्याख्या संभव नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ये मानते हैं दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पशु पक्षी का प्रयोग किया गया? तो अमेरिकी विद्वान ए.एल. थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में दोस्तों प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली का पर प्रयोग किया था दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, बिल्ली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के प्रतिस्थापन सिद्धांत की सही व्याख्या है? तो ये है दोस्तों सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपक में विस्तारित करने की क्रिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आपको बता दें अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत के जनक थे एडविन गुथरी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि स्किनर के क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत में प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए किस बात पर बल दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने पर, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे शिक्षा में ज्ञात से अज्ञात की संकल्पना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह दोस्तों समानता का नियम के, ऑप्शन सी। ठीक है, इस नियम की व्याख्या थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में की है दोस्तों, याद रखिए। आगे है कि किसने कहा कि विद्यालय एक बाग
के समान है तथा शिक्षक का स्थान माली व बच्चे पौधे के समान है। तो ये कहा था दोस्तों फ्रोबेल ने। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल को किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। उसने 4 से 8 वर्ष के बच्चों के शिक्षण हेतु मनोरंजक खेलों पर जोर दिया। याद रखिए। आगे है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो एक कार्य करेगा दोस्तों कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, उपलब्धि प्रशंसा भी बाह्य अभिप्रेरणा का एक रूप होता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो अनुक्रिया या व्यवहार को तीव्र कर सकती है दोस्तों। ठीक है। आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। दोस्तों इसमें खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, तीनों को ही सुझाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है। आगे है कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। तो इनमें से कोई जवाब इसका नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आगे है कि मूल्यांकन की निरीक्षण विधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, निरीक्षण की औपचारिक विधि के परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे है कि निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल से संबंधित है। तो दोस्तों ये अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन है। शिक्षण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी ने क्या हासिल किया है, व्यवहार ज्ञान और कौशल की विस्तृत श्रृंखला का वर्णन है। तीनों ही बातें अधिगम प्रतिफल से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे देखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों एक असत्य जो कथन है वो ऑप्शन सी की क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे ने किया था। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, बल्कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम कोलियर ने किया था। तो ऑप्शन सी कथन असत्य है। ठीक है। आगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस धारा में शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह है दोस्तों धारा 23 ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करें कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है दोस्तों। गद्यांश देखिए कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है।
जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए संस्कृत नहीं कहला सकता। तो आपका गद्यांश दोस्तों देख लीजिए, इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न देखिए दोस्तों 31वां कि पूर्वज का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द होता है दोस्तों उल्टा, उसका अर्थ जो है उल्टा निकले उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो पूर्वज होता है दोस्तों बड़े बुजुर्ग जो हमारे पीछे जा चुके, और इसका विलोम शब्द होगा अग्रज जो आने वाले हैं। ठीक है, आगे है कि गुरुत्वाकर्षण शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो गुरुत्वाकर्षण बना है दोस्तों गुरुत्व प्लस आकर्षण से, यानी ए प्लस आ का मेल यहां पर हुआ है। तो ए प्लस आ बना है आ, तो यहां पर होगी दोस्तों दीर्घ संधि। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, दीर्घ संधि है गुरुत्वाकर्षण शब्द। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे वास्तविक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वास्तविक बना है दोस्तों वास्तव प्लस इक में, और यहां पर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दांश के पीछे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है देखिए कि वह संस्कृत मानव था। गद्यांश में आए इस वाक्य में विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए दोस्तों उसे विशेषण कहा जाता है। तो इस गद्यांश में आए इस वाक्य में विशेषण शब्द है संस्कृत। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे गद्यांश में आए आविष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ये दोस्तों आविह प्लसकार। आविष्कार दो दोस्तों वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी आविह प्लसकार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। रेखा गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश दोस्तों कि आज विकसित और विकासशील देश पर्यावरण प्रदूषण की जिस विभीषिका से गुजर रहे हैं वह किसी से छिपी नहीं है। ओजोन परत में जो क्षति हुई है उसके दीर्घकालिक खतरे विश्व समुदाय को बेचैन किए हुए हैं। तो आपका दोस्तों गद्यांश है, आपको ये देख के क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। देखिए प्रश्न कि यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। यह वाक्य किस काल का है। तो दोस्तों ये है हेतु हेतु मत भविष्य काल का। ऑप्शन डी। हेतु हेतु मत भविष्य काल होता क्या है देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे आज आधुनिकता के अंधानुकरण से हमारे जीवन में रसायनों का जो प्रयोग बढ़ा है वह भी कम खतरनाक नहीं है। इस वाक्य में काल सूचक शब्द है। यह दोस्तों आज। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे हलवाई मिठाई बनाता होगा यह वाक्य किस काल का है। तो दोस्तों यह संदिग्ध वर्तमान काल का। ऑप्शन बी। आपको बता दें क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह या अनिश्चय प्रकट हो इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ता होगा या चुका होगा आदि शब्द आते हैं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा।
ठीक है। आगे, देश पर्यावरण प्रदूषण की जिस विभीषिका से गुजर रही है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो विभीषिका होती है दोस्तों भय, त्रास या डर दिखाना। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, गद्यांश में आए रसायनों, खतरे, धातुएं आदि शब्दों का वचन परिवर्तित करने पर सही विकल्प होगा। दोस्तों, रसायनों का वचन परिवर्तन करेंगे तो होगा रसायन, खतरे होगा खतरा, धातुएं का होगा धातु। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है। आगे, मिश्र वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो ये सत्य कथन है दोस्तों कि मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य व अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न कि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहना कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। वाक्य रचना की दृष्टि से यह है वाक्य है। तो यह है दोस्तों मिश्र वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों। इस वाक्य में मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ प्रधान उपवाक्य है तथा तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी आश्रित उपवाक्य है। तो इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। आगे, अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है? यह है दोस्तों क्रियापद बंध, ऑप्शन सी। क्रियापद बंध में एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करते हैं, याद रखिए दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए कि सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? यह है निर्दोष पर अनावश्यक कलंक या लांछन लगाना, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। आगे है तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, रेखांकित अंश में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यह हुआ दोस्तों प्रश्न सूचक चिन्ह का, ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों, है के बाद। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस आचार्य विधि में साचार्य स्थापित किया जाता है। तो साचार्य स्थापित किया जाता है दोस्तों चित्रवत शब्द में, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न कि निम्न में से रंगमंच विधि का गुण कौन सा नहीं है? ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी कि इसमें प्रौढ़ शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण व अभिनय किया जाता है। यह रंगमंच विधि का गुण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। और तीनों बिल्कुल सही है कि यह विधि बहुत ज़्यादा खर्चीली है, पात्रों की वेशभूषा पात्रानुसार होती है, इसमें रंगमंच की साज सज्जा आदि आवश्यक है। ये सभी रंगमंच विधियों के गुण हैं दोस्तों, लेकिन डी गुण नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समवाय विधि की विशिष्टता है कि
कि व्याकरण के नियमों का अलग से ज्ञान नहीं कराया जाता। व्याकरण के नियमों के अनुरूप उदाहरण गद्य पाठों से ही बताए जाते हैं। दोनों ही समवाय विधि की विशेषता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों विकल्प। ठीक है। आगे साखीय विक्रम सिद्धांत के विकास करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यह है नॉर्मन ए क्राउडर, ऑप्शन बी। आपको बता दें दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन में स्किनर को रेखीय सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, क्राउडर को सांख्यिकीय, गिलबर्ट को मैथमेटिक्स व स्टोलुरो को कंप्यूटर अभिक्रम का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। चारों ही याद रखिएगा। ठीक है। आगे, जब बालक दूसरों का अनुकरण करके कुछ सार्थक शब्दों का उच्चारण करने लगता है, यह प्रक्रिया भाषा विकास की किस अवस्था में आती है? यह आती है दोस्तों दूसरी अवस्था में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, हाथ साधने हेतु तिरछी, गोलाकार, अंडाकार व ज्यामितीय आकृतियों के बनाने की क्षमता विकसित करना आदि क्रियाएं निम्न में से किस कौशल के अंतर्गत आती हैं? यह आती हैं दोस्तों लेखन कौशल के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे प्रश्न है कि लिपि बिंबों द्वारा भाषा दक्षता का कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है दोस्तों लिखना। ऑप्शन सी। लिपि बिंब भाषा के लिए ऐसे प्रतीक हैं जिनकी पहचान करके बालक लिखना सीखता है दोस्तों। आगे देखिए कि निम्न में से भाषा खेल की विशेषता नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, काव्य व खेल के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। ये भाषा खेल की विशेषता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक। ये दोस्तों एक साधन होती है। ऑप्शन बी। आगे है कि निम्न में से बहुमाध्यम का नुकसान नहीं है। ये नहीं है दोस्तों कि इसके इस्तेमाल से हम ऑडियो इमेजेस आदि नहीं भेज सकते। ये बहुमाध्यम का नुकसान नहीं है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थी की मौलिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सारगर्भित रूप से प्रस्तुतिकरण का सटीक मूल्यांकन करते हैं? यह है दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी। आपको बता दें, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में शिक्षार्थियों से सीमित शब्दों में सटीक उत्तर लिखने की अपेक्षा की जाती है। आगे है कि निम्न में से किस विधि का परीक्षण भाषा की जांच हेतु उपयुक्त है? यह दोस्तों मौखिक विधि। ऑप्शन ए। भाषा का मौखिक रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा इसका परीक्षण भी मौखिक विधि के द्वारा ही किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा।
आगे है कि मूल्यांकन व्यापक तब माना जाएगा जब जो है बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न है कि मापन का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों ये नहीं है विकास। बुद्धि, उपलब्धि व रुचि का परीक्षण हो सकता है लेकिन विकास का नहीं। ठीक है, आगे उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, एक ही शिक्षण विधि, ऑप्शन बी। ये जो है उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी भाषा के प्रश्न। अब हम आते हैं लैंग्वेज टू इंग्लिश के प्रश्नों पर। दोस्तों जिसकी भाषा लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 61वां प्रश्न है, ए मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज। तो ये है दोस्तों लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश। मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड, जो एक मेंटल ब्लॉक है दोस्तों वो जुड़ा हो रहता है विद इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश भाषा से, लर्निंग इज सीखने के लिए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश, बहुत ही कम मात्रा में हमें मौका मिल पाता है दोस्तों इंग्लिश का प्रयोग करने के लिए। तो एक प्रकार से ये मेंटल ब्लॉक हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। यानी कि जब बोलने के लिए हमें इंग्लिश बोलने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मौके मिलेंगे ही नहीं, तो हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज इंग्लिश एक मेंटल ब्लॉक है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे कंपनी लेबल्स, एक कंपनी का लेबल्स इट्स फ्रोजन स्नैक्स 75% फैट फ्री rather than contains 25% fat so that people will view them more positively. This is an example of a company labels जो है इट्स फ्रोजन स्नैक्स ये 75% फैट फ्री है, रैदर देन कंटेन्स 25% फैट, 25% जो फैट है उसको लेने के बजाय। तो इसलिए जो पीपल हैं, जो लोग हैं, विल व्यू वो देखेंगे दैम उनको मोर पॉजिटिवली, उनको धनात्मक रूप से। यह एक प्रकार का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है दोस्तों ये हो सकता है सिमेंटिक स्लैंटिंग का। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। आगे व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट, जो बच्चे हैं वो शुरू में सीखते हैं टू स्पीक इन सेंटेंसेस, वाक्यों में बोलना, देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज, उनकी जो भाषा क्षमता है वो वर्णित की जा सकती है किसके द्वारा, यानी उस भाषा को क्या कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जवाब होगा बैबलिंग, उसे कहा जाता है बैबलिंग। ठीक है, आगे 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 12 साल का बच्चा इंजॉयज वो आनंद उठाता है यूजिंग पंस, पंस का प्रयोग करके, दिस इंजॉयमेंट यह जो खुशी है, इंडिकेट्स दैट सी हैज वह वर्णित करती है कि वह मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है, कि वह बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, एक जो कठिन समय होता है भाषा सीखने के दौरान वो कौन सा होता है।
जब जो है द पीरियड ड्यूरिंग, वो समय विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, जो हमें भाषा सीखनी होती है विद ग्रेटर ईज, बहुत ही आसानी तरीके से, देन एनी अदर टाइम, किसी अन्य समय में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे द नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक जो स्तर होता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया में, सजेस्ट दैट, वो सुझाव देता है कि जो बच्चे हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो आर एबल टू स्पीक, वो बोलने में सक्षम हैं, फर्स्ट एंड देन लिसन, बोलने में सर्वप्रथम और उसके बाद सुनने में। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे पोइट्री टीचिंग इज जनरली मींट फॉर, जो कविता पाठ होता है वो सामान्यतः उसका अर्थ होता है किसके लिए। दोस्तों जो पोइट्री टीचिंग होती है वो हमेशा मज़े के लिए, मनोरंजन के लिए की जाती है। तो ये इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, मज़ा लेने के लिए और प्रशंसा पाने के लिए पोइट्री टीचिंग सामान्यतः करवाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे व्हाट इज द मेन पर्पज, जो मेन पर उद्देश्य क्या होता है पोइट्री रेसिटेशन, किसी भी कविता पाठन को करने में, इन लैंग्वेज क्लासरूम, एक भाषा के कक्षा कक्ष में। ये होता है दोस्तों टू अप्रिशिएट एंड इंजॉय द पोएम, प्रशंसा पाने के लिए और जो है मज़ा लेने के लिए कविता पाठ का। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रशंसा पाना और कविता का जो पठन है उसका रस है जो वो प्राप्त करना होता है कविता का। ऑप्शन ए। ठीक है, अभी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के जो प्रश्न है प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन, वो प्रबलित करते हैं बच्चों में सोचने की क्षमता को। तो ये है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, व्यक्तिगत अनुक्रिया प्रश्न। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, वो प्रश्न होते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ लर्नर्स, इनमें से कौन सी सबसे अच्छी जो शैली है भाषा को बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए। यह है दोस्तों ग्रुप डिबेट्स, बहसें एंड ग्रुप डिस्कशंस, और समूह वार्ता फॉलोड बाय रोल प्ले, और जो नाटक के समक्ष चलती हो। तो भाषण और जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं दोस्तों उससे बच्चा जो है बोलने की क्षमता को विकसित कर लेता है, अपने विकास को समग्र कर लेता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 71 से 75 है कि इन द फॉलोइंग पैसेजेस यू हैव ब्रीफ पैसेज विद 5 क्वेश्चंस, आपको 5 प्रश्न इस पैराग्राफ से संबंधित मिलेंगे दोस्तों। रीड द पैसेज, जो पैसेज को पढ़िए ध्यान केयरफुली, ध्यान से, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, और जो सही आंसर है वो चुनिए। फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक सही होगा। तो पैसेज देखिए, माई कोट्स प्रीटी वॉर्म इवन दो इट कॉस्ट $9.99 एंड केम फ्रॉम द फ्ली मार्केट, इट हैड ए लेबल इन इट क्रिश्चियन बायोर बट आई केट इट आउट एज सून एज आई गोट होम। तो दोस्तों ये पैसेज दे रखा आपको, इससे संबंधित आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखिए,
वट एक्सपेक्ट ऑफ द कोर्ट सी वांटेड टू हाइड, जो क्या पहलू है कोर्ट का जो वो छुपाना चाह रही है। तो दोस्तों ये है कि दैट इट वॉज ए चीप कॉपी, कि वह एक सस्ता कोट है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, इस बात को छिपाना चाह रही है। ठीक है, आगे द ऑथर वुड प्रेफर, जो लेखक है वो प्राथमिकता देगा टू बी सीन, देखने के लिए, वियरिंग ऑल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लोथ एक्सेप्ट, बहुत ही सारे कपड़ों को देखने के लिए, किसके सिवाय, तो देखना नहीं चाहेगा कि दोज विद द क्रिश्चियन बायोर लेबल, जो कि क्रिश्चियन बायोर लेबल के साथ कपड़े हैं वो ऑथर जो है नहीं देखना चाहेगा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है वाई इज हर बॉस एंग्री, उसका जो बॉस है वो गुस्से क्यों था, क्योंकि एम्प्लॉयज आर कमिंग लेट टू वर्क, क्योंकि जो कर्मी थे वो हमेशा लेट आते थे काम पर, इसीलिए जो बॉस है वो गुस्सा था। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे व्हाट हैज़ बीन द प्रॉब्लम, वो क्या समस्या है विद लंदन ट्रेन्स लेटरली, लंदन ट्रेन्स में शामिल हो सकती है। तो दोस्तों ये है कि जो ट्रेन्स है वो उनको कैंसिल कर दिया गया है विदाउट प्रियर इन्विटेशन, बिना प्राथमिक सूचना दिए, तो इसीलिए जो समस्या आ गई है लंदन ट्रेन्स की। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस क्रिएट्स ए बैड डे फॉर द ऑथर, इनमें से कौन सी परिस्थिति है जो ऑथर के लिए, लेखक के लिए बैड डे जैसा निर्माण करती है, बुरे दिन का, क्योंकि कैंसल ट्रेन्स ड्यूरिंग लंदन रश हावर, क्योंकि जो ट्रेनें हैं लंदन की वो भीड़ वाले इलाके में कैंसिल कर दी गई हैं, इसी कारण से जो लेखक है उसका जो दिन है वो बुरा चल रहा है। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों, कैंसिल ट्रेन्स ड्यूरिंग लंदन रश हावर। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग पैसेजेस यू हैव ब्रीफ पैसेज विद 5 क्वेश्चंस, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें से 4 ऑप्शन एक प्रश्न के दिए हुए मिलेंगे और उसमें से एक सही है, वो हमें चुनना है दोस्तों। पैसेजेस जेनेटिक वेरिएशन इज द cornerstone of evolution, without which there can be no natural selection, and so a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, explains lead author Yoshun Modili, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एंडा इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये आपका पैसेज है, इससे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखिए 76वां, कि वट इज द इम्पोर्टेंट फॉर इवेल्युएशन, बदलाव के लिए क्या महत्वपूर्ण बात होती है, ये होती है जेनेटिक वेरिएशन, वंशानुक्रम से भिन्नता। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे सब सरन अफ्रीका हैज lost how many black rhino genetic lineages in 200 ईयर्स, जो सब सरन अफ्रीका है उसने कितने जो है राइनो खो दिए हैं पिछले 200 सालों में, ये खो दिए 44, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे जेनेटिकली यूनिक,
वंशानुक्रम से एकक ब्लैक राइनोसोर्स, जो काले राइनोसोर्स हैं, हैज़ बीन लॉस्ट, वो खो चुके हैं इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट, इन सभी देशों में सिवाय, तो ये बचे हैं सिर्फ तंजानिया में, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। आगे, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, द्वितीय भाग में 20वीं शताब्दी के, व्हाट हैज़ क्यूज्ड, क्या कारण रहे ए ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोसोर्स पॉपुलेशन, ब्लैक काले राइनोसोर्स जो जनसंख्या उसकी नाटकीय रूप से कमी आना, तो क्या कारण रहे थे, तो इसका मेन कारण था पोचिंग, ऑप्शन ए। पोचिंग यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए थे दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी है दोस्तों, वंशानुक्रम में भिन्नता होती है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, ये होती है द एबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, प्रजातियों के जनन और जीवित रहने की क्षमता के व्युत्क्रम होती है दोस्तों वंशानुक्रम भिन्नता, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए वर्ड एंड इट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट करेक्ट, हमें वो ट्रांसक्रिप्शन बतानी दोस्तों जो करेक्ट नहीं है, तीन सही होंगी, एक गलत होगी, वो गलत वाली चुननी है। दीज की हमें दे रखी है साउंड, साउल, स्ट्रॉन्ग, तो दोस्तों ये दीज की सही है, साउंड की सही है, साउल की सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की जो है दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे है, स्ट्रो की दे रखी है, वीडियो की, व्यू की, वोमेन की, तो दोस्तों इसमें स्ट्रो की सही है, वीडियो की सही है, व्यू की सही है, लेकिन वोमेन की गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है। आगे है, वर्ल्ड की दे रखी है, वोटर की, वोटिंग और यूजुअल की, दोस्तों आप देखेंगे वोटर की सही है, वोटिंग की सही है, यूजुअल की सही है, लेकिन वर्ल्ड की गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, विद व्हाट डू द न्यू टेस्टामेंट प्लेज डील, तो किसके साथ जो है जो न्यू टेस्टामेंट है वो सहमति रखता है, ये रखता है द अनुकेशन, ऑप्शन डी, विद द अनुकेशन। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज ए ट्रेजी कॉमेडी, इनमें से ट्रेजी कॉमेडी का उदाहरण कौन सा है, तो यह है एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ट्रेजेडी, इनमें से कौन सी एक ट्रेजेडी नहीं है, तो दोस्तों किंग लियर ट्रेजेडी है, ओथेलो ट्रेजेडी है, हेमलेट ट्रेजेडी है, लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ट्रेजेडी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, मॉडल में चुनना है दोस्तों कि सी आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही ब्लैंक काइंडली स्टॉप द बस, यहाँ पर हमें मॉडल यूज करना है दोस्तों, कौन सा सही रहेगा,
यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों वुड, ऑप्शन बी। शी आस्क्ड द ड्राइवर इफ यू वुड काइंडली स्टॉप द बस। आपको बता दें दोस्तों, वुड का प्रयोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ में सही प्रयोग है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और वाक्य इंडायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है, तो आगे प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस हमें चुनना है दोस्तों, फॉर्म ऑफ वर्ब चुननी है। और इंग्लिश टीचर ब्लैंक ऑल द बुक्स लास्ट फ्राइडे। तो दोस्तों जब लास्ट का प्रयोग हो जाता है तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है, तो इसका जो जवाब आएगा दोस्तों वो आएगा आपका करेक्टेड, ऑप्शन सी। यदि किसी वाक्य में आपको एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक आदि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तो वाक्य का क्रिया जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, याद रखिए। आगे है कि पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। फिगर ऑफ स्पीच में बतानी है दोस्तों, अलंकार हमें बताने हैं कि द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट। तो दोस्तों ये है एक रूपक अलंकार, ऑप्शन बी, मेटाफोर। ठीक है, आगे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ये कौन सा अलंकार है दोस्तों यहाँ पर? ये दोस्तों एंटीथीसिस, ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है एंटीथीसिस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये थे दोस्तों आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब हम आते हैं गणित विषय पर। देखिए 91वां प्रश्न, कि अच्छे गणित शिक्षक की विशेषता है। यह दोस्तों वैचारिक ज्ञान, समझ और गणित को वास्तविक जीवन से संबंध करने की क्षमता एक अच्छे गणित शिक्षक की विशेषता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार जो है 50.25 किलोग्राम है। शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा? तो दोस्तों आपको दे रखा है 16 लड़कों का औसत भार दे रखा है 50.25, तो 16 लड़कों का कुल भार कितना होगा? तो 16 गुना हम कर देंगे 50.25, तो टोटल आ जाएगा दोस्तों, कुल भार आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 804 किलोग्राम, 804 किलोग्राम। और हमें 8 लड़कों का औसत भार दे रखा है 45.15, तो 8 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा? तो 8 गुना 45.15 कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 361.20 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ गया दोस्तों, लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1165.20 किलोग्राम हमारे पास टोटल आ जाएगा। और कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 16 और 8 कितने हो गए? ये 24 हो गए। और टोटल कितना है? 1165 है, 0.20 है, तो इसकी में बट्टे में क्या कर देंगे? 24 कर देंगे। हमारा जो औसत भार आ जाएगा पूरी कक्षा का वो आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा होगा 48.55 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया दोस्तों। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार होगा 48.55 किलोग्राम, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे गणित में प्रयोग की जाने वाली शैक्षणिक पद्धतियां उस शिक्षक से निरपेक्ष होती हैं जो छात्रों को पढ़ाता है। यह कथन किसका है? क्या यह कथन सही है, गलत है, या आंशिक रूप से सही है, आंशिक रूप से गलत है? तो दोस्तों ये कथन आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए, कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुना 180 मीटर की माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है,
पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका हम आपको बताएंगे। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको दे रखा कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुना 180 मीटर के एक माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पथ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा वो आपका होगा 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, इनटू लंबाई ये दे रखी है हमें 200 मीटर, प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुना चौड़ाई। ये हमारा सीधा सा फॉर्मूला आ गया दोस्तों। पथ का क्षेत्रफल हमारा इससे आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 8000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये पथ का क्षेत्रफल आ गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे देखिए, यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 1575 रुपये है तो 2016 रुपये में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। दोस्तों 1575 रुपये में कपड़ा आता है 25 मीटर। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 25/1575 हो जाएगा। और 2016 रुपये में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/1575 गुना 2016। ये हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, हमारा जवाब आ जाएगा 32 मीटर। तो 2016 रुपये में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है, यह है 32 मीटर, ऑप्शन है। ठीक है, आगे 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। तो दोस्तों 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य, यानी 25 पैसे के 10 सिक्के कितने हो गए आपके पास, 25 गुना 10, ये हो गया आपके पास 250 पैसे, 250 पैसे। ठीक है, और आप देखेंगे पहले ऑप्शन से कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के 2 सिक्के कितने हो गए, 200 पैसे हो गए। और 50 पैसे का एक सिक्का कितना हो गया, 50 हो गया। तो 200 प्लस 50 250 हो गया, बराबर आ रहा है दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 1 रुपये का एक सिक्का यानी कि 100 पैसे हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हमारे पास 150 हो गए, तो ये 250 हो गया, ये भी सही आ रहा है दोस्तों, बराबर ये आ रहा है, ये भी जवाब नहीं है। 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 200 पैसे हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसे हो गए, तो 250 ये भी आ रहा है दोस्तों। डी है 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के कितने हुए, 200 पैसे हुए, प्लस 50 पैसे का एक सिक्का 50 हो गया दोस्तों, 25 पैसे का एक सिक्का 50 हो गया, 25 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 275, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आसान सा था बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की विधि है। तो ऑप्शन है आपके पास प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। आपको बता दें द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक प्रकाशित स्रोत होते हैं और जो दूसरा है वो होता है दोस्तों अप्रकाशित स्रोत। इनमें से कोई सा भी ये संकलन की विधि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे भुवनेश्वर ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है। तो रेडियो का क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब आपको विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा हो और प्रतिशत अंतर दे रखा, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, बता दे रहा हूँ। रेडियो का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस,
विक्रय मूल्य में अंतर यानी एसपी में अंतर बटा प्रतिशत अंतर, यह आपका जवाब है दोस्तों। प्रतिशत अंतर गुना 100, तो यह आपका आ जाएगा रेडियो का क्रय मूल्य। तो बस यानी कि सेलिंग प्राइस में अंतर कितना आ रहा है आपका, 80 आ रहा है। अधिक में बेचता है तो 80 अंतर हो गया दोस्तों, 80 बटा प्रतिशत अंतर कितना होगा आपका, 5% आपको दे रखा है दोस्तों, और माइनस हानि दे रखी, जो हमें दे रखी वो माइनस हमें आती है दोस्तों, वो हमेशा, तो माइनस हानि कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 80/10 गुना 100, तो हमारा पास आ जाएगा दोस्तों 800 रुपये। तो जो रेडियो का क्रय मूल्य होगा वो होगा 800 रुपये, तो ऑप्शन 20 का जवाब है दोस्तों। ठीक है, आसान सा तरीका था। आगे देखिए, एक टंकी में 240 लीटर 129 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज के हैं जो में पूर्णतः भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो दोस्तों एक जार में भरा जा सकता है दूध, वो कितना होगा 240, एक जार में कितना होगा 240.129 भाग में 16, ये हमारा एक जार में दूध आ गया। और 22 जार में कितना होगा, ठीक है, ये होगा दोस्तों गुना 22, इसके 22 आ जाएगा, तो ये हमारा 22 जार में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो जवाब होगा वो होगा 330.176 लीटर दूध। तो 22 जारों में दूध आएगा हमारा 330 लीटर 176 मिलीलीटर, तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, एक जार का निकाल लिया, फिर 22 जारों का निकाल लेंगे। आगे प्रश्न है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में गणित के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। ये नहीं है दोस्तों परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने की क्षमता, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आपको 6 माही दर दे रखी हो तो क्या होता है, जो समय होता है वो दोगुना हो जाता है और जो दर होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो पी है वो जो मूलधन है वो आपको दे रखा है 500 रुपये। ठीक है, तो समय जो है वो 6 महीने यानी कि 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा समय, तो ये 12 महीना हो यानी 12 हो जाएगा, यानी एक 6 माही हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 महीना एक 6 माही के। और दर कितनी हो जाएगी आपकी, रेट हो जाएगी आपकी 6% 6 माही के हिसाब से। अगर एक साल का होता तो कितनी हो जाती, 16 हो जाती, लेकिन 6 माही के हिसाब से देखेंगे तो 8% ही रहेगी। तो ब्याज का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है दोस्तों, एसआई का फॉर्मूला ये होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100, आपको पता है दोस्तों। आपको सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है कि 500 गुना 1 गुना 8/100, ये हमारा साधारण ब्याज आएगा दोस्तों। इसका जवाब होगा 40 रुपये। तो ब्याज होगा दोस्तों हमारा 40 रुपये, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था। आगे रेनू ने अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। तो दोस्तों दे क्या रखा है कि हमें कमरे का क्षेत्रफल हम निकालने की कोशिश करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल जो होगा वो 9 मीटर गुना 7 मीटर होगा, तो यानी कि कमरे का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, रूम का क्षेत्रफल आ गया 9 गुना 7 यानी कि 63 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, और सेंटीमीटर में जब इसको बदलेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 63, 1 2 3 0 लगा देंगे। ठीक है, आपको पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और स्क्वेयर में जो होगा दोस्तों 3 0 लग जाएंगी, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 63,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो विकल्प
ए बी व सी से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। आप देख सकते हैं 35 गुना 35 से विभाजित नहीं है, 40 सेंटीमीटर गुना 65 से विभाजित नहीं है, 55 सेंटीमीटर गुना 40 से विभाजित नहीं है। तो हम देखेंगे विकल्प डी से। विकल्प डी से क्या विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है दोस्तों। तो विकल्प डी से हम देखेंगे 63,000, सॉरी दोस्तों 6,30,000 आएगा, यहाँ पे 4 जीरो लगेगी। 6,30,000 बटा 35 गुना 45 ये कर देंगे तो भाग हो जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा दोस्तों 400 टाइलों में। तो कितनी टाइलें लगेगी दोस्तों? 400 टाइलें लगेगी। और कितनी प्रकार की टाइलें लगेगी? 35 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर प्रकार की टाइलें लगेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। सीधा सा दोस्तों क्या था कि कमरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपको ऑप्शन देखने हैं कि इनमें से कौन सा कट रहा है, जो सा कट रहा है वो आपका जवाब होगा दोस्तों। उससे जवाब निकालने के बाद आपके पास टाइल भी आ गई तो आंसर भी आ गया। तो आपका जवाब है दोस्तों 35 गुना 45 सेंटीमीटर की टाइलें लगानी चाहिए। ठीक है, आगे 110 के सभी संभव गुणनखंड याद कीजिए। तो ये होते हैं दोस्तों 110 के 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न हमारी शिक्षा प्रणाली में गणित के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। ये नहीं दोस्तों, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने की क्षमता। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 105वां प्रश्न की संख्या 17065, 809 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। तो आप देख सकते हैं इसमें 7 का मान, स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों? 7 का स्थानीय मान होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 70 लाख हो गया दोस्तों ये। 6 का स्थानीय मान आपका क्या होगा? ये होगा दोस्तों 60,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 यहाँ पर है। 9 का स्थानीय मान 9 ही है दोस्तों, क्योंकि अंत में इकाई के स्थान पर है। तो इनका जोड़ में करना है दोस्तों सीधा सा। ये होगा हमारे पास 70,60,009। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये 24 घंटे होते हैं, और गुना 60 मिनटों की संख्या हमारे पास एक दिन की आ जाएगी, 1440 मिनट आ जाएगी। ठीक है, और 10 दिन में मिनटों की संख्या कितनी होगी? गुना 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 14,400 मिनट। और एक घंटा में मिनट होती हैं आपको पता है, एक घंटा में मिनट होती हैं 60 मिनट, और 4 घंटे में मिनट होंगी आपकी 240 मिनट। ठीक है, 4 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होगी? 240 गुना 60 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 14,400 सेकंड। तो बराबर आ गया दोस्तों। तो इससे हमारे पास 4 घंटों वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ऑप्शन से में निकालना होगा दोस्तों ये जवाब। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको निकाल लेना है 120 का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, आपको दे रखा कि यहाँ भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर क्या दे रखा है? समान दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, जो अभिष्ट संख्या होगी 48, 64, 90 और 120 का लघुत्तम समावर्तक की, उसमें से 10 घटा देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा इसका? 2880 होगा। इसका लघुत्तम समावर्तक निकाला है, ये निकाला है हमने 48, 64, 90, 120 का। तो जब हम इसमें से 10 घटा देंगे, कि 10 क्यों घटाया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर जो है वो 10 है, यानी कि समान है। तो उसमें से 10 घटा देंगे तो सीधा सा हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों 2870।
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वह न्यूनतम संख्या 2870 है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः आपके शेष जो बचेंगे वो 38 बचेंगे, 54 बचेंगे, 80 बचेंगे और 110 बचेंगे दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 10 का अंतर है सभी में, 38 से 48 10 का, 54 से 64 10 का, 80 से 90 10 का और 110 से 120 का 10 का। तो जो लघुत्तम सावर्त होगा उसमें से 10 कटा देंगे, आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। कच्चे माल में निवेशित राशि दे रखी है, तैयार माल की बिक्री का मूल्य दे रखा है और वर्ष दे रखे हैं दोस्तों। तो उससे संबंधित हमें प्रश्न देखने होंगे। तो देखिए प्रश्न 108 से 109। 108वां प्रश्न है कि 1999 में तैयार माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 में कच्चे माल में निवेशित औसत राशि का कितने प्रतिशत था। तो आप देखेंगे 1997, 1998 था, 1999 में कच्चे माल में निवेशित औसत राशि लाख रुपए में कितनी थी। तो 1997 में थी 375, 1998 में थी 330 और 1999 में थी 525। ये औसत दे रखा है दोस्तों, तो बटा 3 कर देंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आएगा 410 लाख रुपए, ये हमारा औसत आ गया। और अभिष्ट प्रतिशत कितना आएगा दोस्तों इसका, ये टोटल कितना था 600 था, बटा 410 कर देंगे और गुना 100% कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा जवाब आ जाएगा 146%। तो प्रश्न का जो विकल्प है वो होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि वह वर्ष कौन सा है जिसमें कच्चे माल में निवेशित राशि तथा तैयार माल की बिक्री में मूल्य का अंतर सर्वाधिक था। तो दोस्तों अभिष्ट सर्वाधिक अंतर जो था आप देखेंगे 1997 में था, कितना था 500 माइनस, जो आप ग्राफ देखेंगे तो माइनस 500 माइनस 375 आपको दिखेगा। तो उसमें से 125 का अंतर आया है, तो मूल्य जो अंतर था वो 125 है, तो वो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे कक्षा में गणितीय मनोरंजक विधि गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिक्षार्थियों की स्थानिक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि की गई, उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों मान लेते हैं हम सबसे पहले उसका वेतन जो है वो 100 रुपये था और उसमें 50% कम करने पर वेतन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, 50 रुपये रह जाएगा। और वृद्धि किसमें की है दोस्तों, 70% की वृद्धि जो उसका बचा है उसमें से की है। तो 70% की वृद्धि जब हम करेंगे 50 में, तो 50 प्लस 50 का 70% हो जाएगा, 50 गुना 70 बटा 100। तो ये वृद्धि जो हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी 85। 70% वृद्धि करने पर वेतन हो जाएगा उसका 85 रुपये। और मूल वेतन से कमी कितनी हो जाएगी, मूल वेतन उसका माना था हमने 100 रुपये, तो 100 माइनस 85 कितने की कमी हुई, ये होगी 15 रुपये की। ठीक है, तो हानि हुई है दोस्तों से 15 रुपये की, यानी 15 हमारा प्रतिशत आ गया। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा, सिंपल सा था। तो उसे व्यक्ति को 15% की हानि हुई है। ठीक है, आगे देखिए, मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण है। तो यह है मूल्यांकन इज इक्वल टू है मापन प्लस मूल्य निर्णय, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्णय, याद रखिएगा।
आगे यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह दोस्तों संगत कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ये कथन सत्य है। ठीक है, आगे गणित सीखने में चित्रों और रेखांकनों का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों दृश्य साधन के रूप में। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है कि गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों कि ये भाषा की संरचना से स्वतंत्र है, ये कथन गलत है। गणित भाषा संरचना से स्वतंत्र नहीं है, वास्तव में यह अपने आप में ही एक भाषा है। ठीक है, आगे यदि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इजिकल टू 2 सही 125/126 है तो x बराबर किसके होगा? तो दोस्तों सीधा सा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, x एक तरफ रखना है, यानी कि x इजिकल टू क्या करना है आपको, ये तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 377/126, 377/126 हो जाएगा। और इन सभी को जो हम उस तरफ ले जाएंगे राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा -5/6 -5/7 और -4/9 हो जाएगा हमारे पास। सीधा सा यही में सॉल्यूशन इसका करना है दोस्तों। आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना होगा 126 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप जब सॉल्यूशन करेंगे 377 -21 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -18 गुना 5 हो जाएगा, -14 गुना 4 हो जाएगा। तो लास्ट में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपका 126/126, यानी कि 1। तो हमारा जवाब आ जाएगा x का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। आगे मूल्यांकन की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? ये होती है 6 चरणों में। ऑप्शन सी, याद रखिए 6 चरणों में मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्यों का चयन और निर्माण, व्यवहार में परिवर्तन के अर्थ में उद्देश्यों को परिभाषित करना, मूल्यांकन के उपकरणों को और तकनीकों का चयन, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग और परिणाम बनाना, परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए परिणामों पर प्रतिक्रिया। ये 6 शामिल हैं दोस्तों। आगे देखिए कि गणित के अध्ययन से क्या लाभ है। तो गणित का अध्ययन जो दोस्तों तार्किक बुद्धि कौशल के विकास में सहायक होता है, समस्या हल करने के कौशल के विकास में सहायक होता है, और विश्लेषणात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है। तीनों में इसका लाभ है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर युवाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है। इतनी ईंटें अपेक्षित होंगी, तो कितनी ईंटें लगेंगी उसमें आपको ये बताना है। तो ईंटों की संख्या जो बराबर होगी दोस्तों आपकी इसमें, वो किसके बराबर होगी? वो होगी आपकी दीवार के आयतन के बराबर, दीवार का आयतन बटा ईंट के आयतन के बराबर। ये होंगी आपकी ईंट की संख्या। ठीक है, तो दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन होगा आपका दीवार ईंटों की संख्या के बराबर। तो हम निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H होता है। तो 9 मीटर गुना 6 गुना 0.20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में तो मीटर में बदलेंगे तो 20/100 करेंगे, तो 0.20 होगा गया हमारे पास। ईंट का आयतन कितना होगा? सेंटीमीटर में दे रखे हैं, सभी मीटर में लिख देंगे। 0.30 गुना 0.15 गुना 0.10।
तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों 2400 ईंटें। तो कितनी ईंटें अपेक्षित होंगी? ये होंगी 2400 ईंटें अपेक्षित। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि कुछ समस्याओं को नियमित रूप से नहीं कर पाने का कारण होता है। जो होता है उनमें अवधारणात्मक ज्ञान की कमी है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए 121वां प्रश्न कि पर्वतारोही दलों को एल्पाथीन रास्तों पर सफर करते समय निम्न में से किन वस्तुओं को ले जाने की सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों हिमस्खलन बीकन की, प्रोब की, बेलचे की। हिमस्खलन बीकन क्या होता है दोस्तों? ये होता है बर्फ में फंसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए हिमस्खलन बीकन का प्रयोग करते हैं। प्रोब होता है बर्फ में फंसे व्यक्तियों का सटीक पता लगाने व बर्फ की गहराई मापने के लिए प्रोब का प्रयोग होता है। और बेलचा होता है बर्फ में गड्ढा करने के लिए। तो सभी बातें और सभी जो ये वस्तुएं होती हैं उनकी सलाह दी जाती है लेने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे खेत में खरपतवार निकालने के लिए प्रयुक्त औजार है। तो खरपतवार क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले ये देख लेते हैं। खेत में प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे अवांछित होते हैं जो खरपतवार कहलाते हैं। और खरपतवार निकालने के लिए प्रयुक्त औजार जो है दोस्तों खुरपी या हैरो, फावड़ा आदि हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा फावड़ा। ठीक है, आगे भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, ये होती है दोस्तों 65 सेकंड। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय गीत की पूछे तो 65 सेकंड और राष्ट्रगान की पूछे तो 52 सेकंड। आगे है कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो नवाजा गया दोस्तों पद्म भूषण से, नेवी कमेंडेशन मेडल से और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल से। तीनों पर से नवाजा गया अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ऑप्शन सी। आगे है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? दूसरा पूछा है। तो पहला तो आपको पता है जोधपुर है और दूसरा जो है वो है बीकानेर। ऑप्शन सी दोस्तों। कितना है क्षेत्रफल इसका? यह है 30,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे डाटा के संचरण में काम आने वाले मुख्य भाग हैं। तो ये है दोस्तों भेजने वाला साधन, पाने वाला साधन और डाटा को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का साधन। तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक हैं।
तो ये है दोस्तों पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति और व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करता है शेर का। आपको बता दें गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य के लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों, और इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की समस्या है। यह है अधिगम सहायक क्रियाकलापों का न होना, पर्यावरण शिक्षकों का अभाव, उपयोगी शिक्षण साहित्य का अभाव, तीनों ही है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है निम्न में से किस विकल्प में शामिल जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो ये है दोस्तों गंगानगर और बाड़मेर। याद रखिए गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के अलावा पंजाब राज्य से भी मिलती है, एवं इसी प्रकार बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के अलावा गुजरात राज्य से भी मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा गंगानगर एवं बाड़मेर। ठीक है, आगे राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों के संबंध में असत्य युगम है। तो दोस्तों असत्य युगम जो है वो है पापड़ नसीराबाद। पापड़ जो है वो कहाँ का है, बीकानेर का प्रसिद्ध दोस्तों, न कि नसीराबाद का। तो असत्य है ऑप्शन सी। आगे देखिए कि बेईमान का फल मिलने के अर्थ में प्रयुक्त राजस्थानी कहावत है। ये दोस्तों आधे पानी न्याय होए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। चांद बावड़ी जो है आपकी वो आबानेरी में स्थित है। याद रखिए ऑप्शन बी। दौसा जिले के आबानेरी नामक स्थान पर मीर बोज ने 9वीं सदी में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। 85 मीटर चौड़ी 13 मंजिला यह बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। बावड़ी के सामने हर्ष माता का मंदिर भी है, ये भी याद रखिए दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। तो ऑप्शन आपके चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया, बर्रा। तो ये नहीं रहता है दोस्तों मकड़ी, ऑप्शन सी। आपको बता दें चींटी, दीमक तथा बर्रा कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं, बल्कि मकड़ी अपने ही बनाए जाल में अकेली रहती है। ठीक है, आगे थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है। तो यह दोस्तों खेजड़ी। आपको बता दें खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो प्रोसेसिव सिनेरिया है। इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, पदार्थों की संरचना की जानकारी व उपयोग, बीमारियों की रोकथाम हेतु दवाओं के निर्माण की जानकारी किस विषय में होती है। यह होती है दोस्तों रसायन विज्ञान में, ऑप्शन बी। ठीक है,
आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ये है दोस्तों डिप्थीरिया, ऑप्शन डी। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है दोस्तों, जो कोर्नीबैक्टीरियम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसमें खांसी, बुखार, श्वास अवरोध तथा गले में कृत्रिम गिजली का निर्माण हो जाता है। इसके निदान में एंटीटॉक्सिन का टीकाकरण करना चाहिए। आगे देखिए कि जेला, जमेला, पीपल पतरा, अगोटा की संख्या भूषण है। तो दोस्तों ये हैं कान के, ऑप्शन ए। आगे है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ये दोस्तों जैन धर्म से। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं कि पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पाई जाती हैं श्वसनिका में। ठीक है दोस्तों, आगे वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों अनुकूलन, ऑप्शन ए। आगे जलीय जंतु में श्वसन होता है। ये होता है दोस्तों गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी। जलीय जंतु अपने गलफड़ों द्वारा जल में विद्यमान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए कि डेंगू रोग का वाहक है? तो ये है दोस्तों एडिज मच्छर, ऑप्शन ए। डेंगू रोग एडिज मादा मच्छर से होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। इस बीमारी के लक्षण हैं आंखों से सूजन, सिर एवं जोड़ों में दर्द। इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि हवाई अड्डों के प्रबंधन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निकाय है? यह है दोस्तों भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, ऑप्शन ए। इसका गठन जो है 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है पर्वतारोही द्वारा बर्फीले पहाड़ पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरण है? तो दोस्तों ये काला चश्मा भी है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भी है, नुकीली कीलों वाले जूते भी हैं। तीनों हैं तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त भी। ठीक है, आगे राजस्थान में जल संग्रहण हेतु बनाए गए गोलाकार कुंड कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों जोहड़। ठीक है, आगे प्रादौनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके? तो ये करता है O3 परत को, यानी ओजोन परत को। प्रादौनिक जेट O3 परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। ओजोन परत सूर्य की विकिरण को पृथ्वी पर सीधे पहुंचने से रोकता है दोस्तों। और 150वां प्रश्न देखिए कि महिला सहकारिता की योजना है?
तो दोस्तों ये महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति योजना है, अपना बचत घर योजना है, महिला नागरिक सहकारी बैंक योजना है। तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। महिला सहकारिता पर बल देते हुए सहकारी समितियों, महिला सहकारी बैंकों तथा डेयरी सहकारिता से संबद्ध विभिन्न योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका कंप्लीट होता है रीट लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक का प्रैक्टिस पेपर। दोस्तों आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस पूरी की पूरी वीडियो की आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।